कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल कोर्सेज, BA BLLB वगैरह वगैरह की तैयारियां होती हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा मोड है। वो लोग जो लोग अलीगढ़ आके तैयारी नहीं कर सकते, वो अपने कहीं घर बैठ के भी तैयारी अलीगढ़ के एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर से गाइडेंस ले सकते, तैयारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में भी रहे या हिंदुस्तान से बाहर कहीं से भी हो, आप अलीगढ़ के एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, फॉर्म से रिलेटेड, टेस्ट डेट से रिलेटेड, सिलेबस है, पैटर्न है, आप उस सभी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेज जो ना, बहुत सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के अपलोड है। आप फ्री देख सकते हैं। जो जिस तरह की तैयारी करना चाहते हैं उस तरह के उस पर कंटेंट पड़े हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये बताया था और ड्राइव किया था एक रिलेशन, साथ ही ग्राफ से और डायग्राम से कैसे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो सब बताया। आज हम लोग उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा न्यूमेरिकल है जो अच्छे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, अगले हम न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं उसको। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस x is 10 जूल। What is the amount of work done on the same spring to stretch it through an additional distance x? ठीक है, एक स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक स्ट्रेच करते हैं तो एक को वर्क डन करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग का जो है 10 जूल का लगता है या 10 जूल हो जाता है। अगर हम एडिशनल x डिस्टेंस, और अगर x डिस्टेंस पहले क्या था उतना ही डिस्टेंस और अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बात समझे? यानी एक स्प्रिंग है, जब उसको x यूनिट डिस्टेंस स्ट्रेच करते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वो 10 जूल का वर्क डन करना पड़ता है। अगर हम लोग उस स्प्रिंग को एडिशनल x डिस्टेंस यानी 2x डिस्टेंस कर दें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या कितना स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना वर्क डन करते हैं हम लोग उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उसका। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ x। वर्क डन का हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। potential energy of a spring is equal to work done by stretching the spring is equal to half kx square। ये तो पहले केस में होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। ये पहले केस में हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। व्हेन एन एडिशनल डिस्टेंस x इज इंक्रीज्ड, यानी व्हेन द डिस्टेंस बिकम, व्हेन द स्ट्रेच लेंथ becomes
2x, जब यानी x पहले का था, x अब फिर और बढ़ा दिया तो 2x हो गया। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a spring of the spring is equal to work done to stretch 2x। क्या आ जाएगा, आप हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर कर लेते हैं, हाफ के एक्स डैश जो ना 2x के बराबर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जो आ जाएगा ये इतना हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा स्प्रिंग का, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। देखो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर था, यहाँ 4 हाफ के एक्स स्क्वायर था, 4 टाइम्स बढ़ गया। अब हम लोग वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा दूँ इसको। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा कि ये जो इनिशियल जो हम लोगों ने वर्क डन किया है, तो कितना वर्क डन किया है, कितना एनर्जी, कितना जूल का वर्क डन हुआ है। तो ये जो वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर था वो 10 जूल के बराबर है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 10 जूल के हाफ के एक्स स्क्वायर 10 जूल के बराबर वो क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में जब हम लोगों ने बढ़ा दिया, डबल कर लिया, तो ये 4 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका जो एनर्जी है, इसका तो एनर्जी दे रखा हमें, कितना दे रखा है, 10 जूल। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है ना U2 डाल देते हैं, इसको U2 कर लेते हैं, यहाँ U1 कर लेते हैं, क्योंकि जो भी वर्क डन करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी को यूज दिखाते हैं। तो U2 जो होगा, ये U2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ U1, क्योंकि ये U1 के बराबर हो जाएगा, और ये 4 इंटू 10 40 जूल। तो अब जब डबल है उसको 2x करेगा ना, तो 40 जूल ऑफ एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा, या 40 जूल ऑफ एनर्जी उसका पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का बढ़ जाएगा, क्योंकि बताया कि जितना भी वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बढ़ अब स्टोर हो जाता है। अब क्या बताया कि कितना, अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि पहले के मुकाबले में अब कितना बढ़ गया। पहले तो जितना एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच करते थे तो 10 जूल का वर्क डन होता था, 10 जूल एनर्जी उसका बढ़ता था, लेकिन अब अगर हमने 2x कर दिया तो अब कितना एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इनका जो है ना U2 माइनस U1 डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इतना ज़्यादा एनर्जी अब बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1, 40 माइनस 10 30 जूल। ये हमारा इतना बढ़ जाता पहले के मुकाबले में। अगर हम लोग x को डबल करते हैं तो कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, तो इसीलिए 2 टाइम्स किया तो 4x हो गया। अगर 3 टाइम्स करते तो 9x हो जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है स्क्वायर के टर्म में। उसी का इफेक्ट 4 टाइम्स दिखा रहा है, ठीक है। आसान सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, तो इसलिए आसान था। हमने आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोगों ने लिख दिया दूसरा क्वेश्चन, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये खुद 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसमें, ठीक है ना। और पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बड़ा है, मैं समझाता हूँ और फिर उसके बाद उसको समझा के फिर बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। पहले तो मैं पढ़ता हूँ, ओके। क्या दे रखा है, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स with mountain spring of different spring constant. Consider a typical stimulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and collide with a horizontal mounted spring of spring constant 6.25 10 to the power 3 Newton per meter. पहला पूछा है what is the maximum compression of the spring, और दूसरा पार्ट पूछा इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज
0.5, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है ना। ये एक सवाल दे रखा। आप क्या बताया कि एक कार मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो देखना चाहती है कि हम जब चलते हैं रोड पे तो एक्सीडेंट भी होते हैं, तो जो एक्सीडेंट होगा तो वो कितना दबेगा, कितना वो दबेगा जब स्प्रिंग से, मतलब मान लो कार के आगे एक स्प्रिंग का एक सेफ्टी जोन लगा दिया गया। अगर कार किसी चीज़ से जाकर टकराता है तो पहले स्प्रिंग कंप्रेस होगा, पहले स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, और जब वो कंप्रेस होगा तो मेन बॉडी पे नुकसान डैमेज कम आएगा, स्प्रिंग ही सेव करेगा। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे हम लोग बाइक वाइक में शॉकर्स होते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं हम लोग ताकि सेफ्टी बढ़ जाए गाड़ी का या किसी भी चीज़ का, वो सेफ रहे एक्सीडेंट होने के बाद। तो कार पे ज़्यादा डैमेज ना आए तो उसको सेफ्टी के लिए स्प्रिंग लगा के और उसको सेव करना, कभी टकरा गया तो बताया कि एक कार है, कंपनी ने बनाया है कि अगर कार के जो मास दे रखा 1000 kg है और अगर स्पीड उसका 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले और वो एक यहाँ पे दे रखा कि स्प्रिंग रखा हुआ, उस स्प्रिंग से जाके वो टकराता है। ठीक है ना। टकराता है, अगर उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है तो वो स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड होगा, कितना वो दबेगा। ठीक है। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो ये पहले पार्ट में पूछा है। दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर सरफेस जिस पे स्प्रिंग रखा हुआ है अगर वो फ्रिक्शनल सरफेस है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है तब कितना कंप्रेशन होगा उसी स्पीड से अगर आता है तो ये तो हमारा सवाल हो गया। सवाल समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटा दूंगा और फिर इसके डेटा को लिखूंगा, उसको यूज़ करूंगा। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। इसको मिटा रहा हूं मैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा मैं लिखता हूं। मास ऑफ कार 1000 kg दे रखा है। स्पीड ऑफ कार 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का जो वैल्यू दे रखा है 6.25 10⁻³ न्यूटन पर मीटर दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दो पार्ट पूछा है, एक तो पूछा है स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम कंप्रेशन XM, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है ना। फ्रिक्शनलेस ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। और दूसरा दे रखा है ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन XM विद फ्रिक्शनल सरफेस, फ्रिक्शनल सरफेस। ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल सरफेस दे रखा है, यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ म्यू का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, म्यू का वैल्यू दे रखा 0.5, ये दे रखा है ये। ठीक है ना। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्यूशन में लेते हैं। ये क्या बताया कि सपोज करो कि एक हमारा ये स्प्रिंग है ये, और ये इससे इस पे एक सरफेस है, यहां से एक कार जो है ऐसे मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब ये जब टकराएगा तो ये कंप्रेशन जो होगा
ये कितना कंप्रेस करेगा ये बताना है, ठीक है ना। जब ये टकराएगा इससे तो कंप्रेस होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होके ये थोड़ा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो बॉडी है यहाँ पे आ जाएगा, इतना कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ से ये कंप्रेस हो जाएगा इतना। लेकिन जिस वक्त वो कंप्रेस हो रहा होगा उस वक्त जो एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो बाहर की तरफ काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो कंप्रेस हुआ तो मोशन के अपोजिट में वो रिस्टोरिंग फोर्स काम करता था। हम लोगों ने कंसेप्ट जब जहाँ पे बताया वहाँ पे हमने बताया ये, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट ही बाहर की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। अब क्या बताया कि यहाँ पे सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, तो जब ये मूव करता है इसका जितना काइनेटिक एनर्जी है वो सभी के सभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जाके बिल्कुल मूव करेगा, तो जब टकराएगा उससे तो वो एकदम जाके दबेगा दबेगा दबेगा, तो कार जो आके जाके रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी था मोशन की वजह से वो सभी के सभी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो स्प्रिंग को दे देगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो वह स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो when after collision the car stops, gain in potential energy by spring is equal to loss of kinetic energy by moving car, ठीक है। अब यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम एम ले लेते हैं, मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये मैक्सिमम कंप्रेशन बताना, तो के को पहले तो इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर एम इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन के, और इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एम मैक्सिमम कंप्रेशन रूट एम बी स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा इसका। अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू डाल के कितना होगा ये, तो मास कितना है, कार का मास है 1000, वेलोसिटी है इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, और ये के का वैल्यू दे रखा 6.2510 टू द पावर 3, ये रूट में है ये, ठीक। अब ये जो 10 टू द पावर 3 ये है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक। ये 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन, तो 25 इंटू 100 अपॉन 625, हम लोगों ने क्या किया, इसका डेसिमल हटा के 100 नीचे आता उसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब 25 से इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो ये 2 मीटर का कंप्रेशन आ जाएगा इसका, यानी वो जो स्प्रिंग है फ्रिक्शनल सरफेस पे 2 मीटर का कंप्रेशन आएगा। कहाँ तक समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्प्रिंग का वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट का आंसर, 2 मीटर का कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड में, बोला क्या कि अगर ये सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस होता है यानी फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है तो फिर कितना कंप्रेशन होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है, यानी वो जब कंप्रेस हो रहा होगा तो उसको रोकने, कंप्रेशन को रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो मैं उसे थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसको मिटा दो इसे। यहाँ क्या दे रखा हमारा सेकेंड पार्ट में सोल्यूशन कर हम लोग,
ये जैसे हमारा था, ये स्प्रिंग था हमारा, ठीक है। ये इस तरह से जैसे रबर होता है, रबर का ही लगा दे, कोई मास नहीं है, रबर भी हो सकता है। अब जैसे ये कार जब आ रहा था, इस पे टकरा रहा था ये, ठीक है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ना दो फोर्स काम करेगा इस फोर्स को अपोज करने के लिए। एक फोर्स तो हमारा इधर की तरफ काम करेगा, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, हाफ नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट काम करेगा, और एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा एक अपोजिट डायरेक्शन में, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट काम करेगा के, ठीक है ना। ये दोनों ही इधर की तरफ काम करेंगे। एक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और दूसरा जो है ना रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमारे के एक्स के बराबर है, के एक्स मैग्नीट्यूड के हिसाब से इतना है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से इस गाड़ी के जो इधर मोशन है तो उसके अपोजिट में लगता है। तो हम लोग माइनस में दिखाया था, लेकिन हमने माइनस साइन हटा लिया, खाली फोर्स दिखा रहा है कितना इसके फ्रिक्शनल फोर्स का रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा इसको। इसका भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अगेंस्ट में म्यू एम जी के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स वो कार जो आ रहा है उसको रोकने के लिए काम करेंगे। तो अब जो कार का जो काइनेटिक एनर्जी है जब वो चेंज होगा तो इन दोनों में चेंज होगा, ठीक है ना। यानी फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें कंप्रेशन देखना है, कितना ज़्यादा कंप्रेशन होता है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा। तो अब जितना इसके पास एनर्जी है अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में डिवाइड होगा, और कुछ पार्ट जो है ना फ्रिक्शन एनर्जी में चला जाएगा। तो अब कंप्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा होगा कम होगा? अब तो कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो पहले तो टोटल फुल्ली काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा था, अब वो पूरे के पूरे स्प्रिंग में नहीं जाएगा। फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसको वो ओवरकम करने के लिए कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो अब उससे कम कंज्यूम होगा, कम कंप्रेस्ड होगा। तो अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है ये, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी of car is equal to gain in potential energy of spring plus work done by frictional force, ठीक है ना। क्या पोटेंशियल, जैसे ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कितना अब कंप्रेस्ड होगा, हम लोग मैक्सिमम मान लेते हैं एम एक्स एम कंप्रेस्ड होगा, फिर माइनस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू एम जी आ जाएगा, ये तो फोर्स हो जाएगा। लेकिन जब ये कंप्रेस्ड होगा तो कितना कंप्रेस्ड होगा, एक्स एम कंप्रेस्ड हो गया, तो ये जो फोर्स है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू एक्स एम, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा ये। तो हम लोगों ने इसका ये रिलेशन लिख दिया, ठीक है। ये माइनस हम लोगों ने डायरेक्शन के हिसाब से लिखा है, माइनस हम लोगों ने डायरेक्शन के हिसाब से लिखा है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स एम स्क्वायर माइनस 2 म्यू एम जी एक्स एम। 2 से मल्टीप्लाई तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितनी बात सुनिए, इसमें वैल्यू डालते हैं, मास कितना है, कार का मास दे रखा हमारा 1000 है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ये कर दिया, यहाँ लेते हैं तो ये के का वैल्यू दे रखा 6.25 10 टू द पावर 3, और ये एक्स एम हमें निकालना है एक्स एम स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा
क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा 2 म्यू का वैल्यू 0.5 हमने क्वेश्चन में दे रखा है, और ये मास ऑफ कार ले लिया हम लोगों ने 1000, जी का वैल्यू आसानी के लिए 10 ले लेते हैं, ये XM आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये 2500 कर लेते हैं, 000। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस इधर आ गया, ये हमारा आ जाएगा 6250 XM स्क्वायर। देखिए ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई तो 2 डेसिमल तो हट जाएगा, ये 1 0 बढ़ जाएगा ये, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 है, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, और इसको 10 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 XM। कितनी बात समझ में? इसमें से सब में से 1 0 तो पहले हटा देते हैं, ये सब में से 1 0 हटा देते हैं, ठीक है। 25 कॉमन निकल जाएगा इसमें से, 25 अगर देखते हैं तो इसमें कॉमन निकलता है, तो -2500, और ये 625 XM स्क्वायर, और ये 1000 XM आ गया। अगर हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना होता है, तो 25 से डिवाइड करते ये -100 आ जाएगा, और ये 25 XM स्क्वायर आ जाता है, और ये 25 से करेंगे तो 40 XM आ जाता है, ये ठीक है। अभी भी 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो -20 आ जाएगा, ये 5XM स्क्वायर आ जाएगा, और ये 8XM आ जाएगा, ये ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको उधर ले आते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो मैं नीचे का मिटा रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ इसको। अब इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5XM स्क्वायर प्लस 8XM प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग मिडिल टर्म करके करते थे, लेकिन ये मिडिल टर्म होगा नहीं हमारा, ठीक है ना। 5 4 25 से 100 हो जाएगा, 100 से हमें 8 लाना है, 100 से 8 लाना है, तो हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी तो जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर लिया, 4A का वैल्यू कितना 5, और C का वैल्यू कितना 20, ठीक है ना। तो ये 64 हो जाएगा, और ये माइनस साइन में चेंज तो नहीं आ गया हमारा, अच्छा 400 आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू में आ गया ये, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ जो माइनस का साइन हमने यूज़ किया था वो बेसिकली डायरेक्शन के लिए लिया था, वेक्टर के हिसाब से लिया था हमने, लेकिन चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड को कर रहे हैं तब वो माइनस का साइन नहीं रहेगा, इसलिए कि अगर माइनस लेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने माइनस को एलिमिनेट कर दिया, उसको मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से बराबर कर दिया हम लोगों ने, ठीक। और ये हमारा जो 20 आया था यहाँ, वो माइनस में चला गया, यहाँ पे माइनस में आ गया। अब हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो ये -20 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 464, ठीक है, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। 464 का अगर रूट लेते हैं तो देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर 441, और 22 का स्क्वायर कितना है, और 22 का स्क्वायर कितना 484, कितना होता है 484, लेकिन ये 84 से कम है, यानी 22 से कम होगा, तो इसका हम लोग वैल्यू ऐसे ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 21.5 ले लेते हैं आसानी के लिए, 21.5, तो ये हमारा डी का वैल्यू आ गया 21.5। अब इसका कितना वैल्यू होगा हमारा, तो XM का जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं
एक्स का वैल्यू निकालते थे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, है ना, ऐसे लेते हैं। तो ये माइनस बी मतलब -8 प्लस रूट नहीं, इसका तो वैल्यू आ चुका है ये, तो ये 21.5 अपॉन 2a, a का वैल्यू 5 है ये, ठीक है। अब इसमें से 21.5 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 13.5, ठीक है ना, ये 5 आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा xm, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.35 मीटर। तो अब जो कंप्रेशन होगा 1.35 मीटर होगा, ठीक है। अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी लेते हैं तो देखिए बगैर फ्रिक्शनल फोर्स का जब था तो डायरेक्ट हम लोग का कैंसिल होके एक्सएम का वैल्यू 2 मीटर है था, लेकिन जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो अब हमारा क्या हुआ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का एक रिलेशन आ गया और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था, तो इसमें एक्सएम स्क्वायर में आ गया और यहाँ वर्क डन की वजह से एक्सएम आ गया और इधर जो वैल्यू था हमारा काइनेटिक एनर्जी का उसका था। तो ये क्या हुआ, ये तीनों जो है ना जब एक साथ लिखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। हमें एक्सएम चाहिए तो बाकी वैल्यू डाल दिया, सिंप्लीफाई कर देगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या डी निकालेंगे, 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो डी निकाल लेंगे और डी से हम रफली ये डी आ जाएगा और एक वैल्यू हम लोग -b प्लस रूट डी अपॉन 2a निकाल लेंगे, ठीक है। इतना इसका कंप्रेशन हमारा होगा जब स्प्रिंग कांस्टेंट को लेंगे तो जब फ्रिक्शनल फोर्स को लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक जनरल हम फॉर्मूला बना लेते हैं, सिंपल फॉर्म बना लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसको करिएगा उसी पे वैल्यू डाल के। अगर जब भी कभी कोई आता है स्प्रिंग कंप्रेस होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो उसके हिसाब से क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। और उसमें क्या है, इसको एक तरफ कर लेते हैं सबको, और इसमें क्वाड्रेटिक बनना ही बनना है, इसमें आपको डी निकालना ही निकालना लास्ट स्टेज पे, ठीक है। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स माइनस हाफ के एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला रिलेशन याद कर लीजिए स्प्रिंग के लिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में फ्रिक्शन था नहीं, म्यू 0 था, तो जब म्यू 0 था तो जब डालेंगे तो ये जो ना पूरा 0 हो जाएगा, तो खाली ये और ये बच जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा वो अपने आप से, और ये 0 हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो, और फ्रिक्शन रहेगा तो ये पूरा ही एक्शन। तो ये एक ऐसा जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा कि फ्रिक्शन हो या ना हो, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा तो ये होगा, बाकी वैल्यू डाल के हम लोग डिवाइड सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक बनना ही बनना है। यहाँ एक्स है कंप्रेशन, यहाँ एक के है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम मास ऑफ द कार का मास कितना है या किसी बॉडी का मास कितना जो मूव करके आ रहा है, और जी तो जी होता है, ये एक्स कंप्रेशन कितना होगा, हाफ मास ऑफ द कार बॉडी मूविंग बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये डाल के सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। अभी जो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन किया, तो ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े सवाल आए, लेकिन हाँ एक जनरल फॉर्मूला इस तरह से याद करके रखेंगे तो कोई भी सवाल को छोटे मोटे वैल्यू दे के पूछते हैं। कॉम्पिटिशन में क्या होता है बेसिकली कि कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े सवाल लेते हैं, कॉम्पिटिशन में ये देखते हैं कि बच्चों को कितना आता है, ठीक है, फॉर्मूला कितना उसको याद है, कैसे उसको यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से अगर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, अगर फॉर्मूला याद होगा एग्जैक्ट तो वो वैल्यू डाल के कैलकुलेट करके बहुत आसानी से वो आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने ये क्वाड्रेटिक बनाया और ये मिडिल टर्म हो जाता, ऐसा वैल्यू भी होता, कोई सी बात नहीं, मिडिल टर्म हो जाता यानी एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर होता या फैक्टराइज हो जाता तो हमें वो डी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वैल्यू रखते हैं तो ओरल में बुक भी कर लेता आदमी। ये तो हमारे बुक के हिसाब से बड़े बड़े वैल्यू दे रखे हैं,
ठीक है ना। तो हमने उसी के हिसाब से किया। तो ये फॉर्मूला आप याद करिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला कंपटीशन के हिसाब से हर तरह के सवाल के लिए, स्पेशली जो स्प्रिंग कंप्रेशन होगा, मूव करेगा, कितना मूव करेगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आएगा। और ये ऐसा नहीं कि खाली स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकालिए इससे, म्यू भी निकालिए इससे, तो उसके लिए एक्स दिया रहेगा, बाकी सब रहेगा। तो अगर म्यू निकालना हो या फिर के स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो, सेम फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है ना, ज़रूरी नहीं कि जो एक सवाल में हमसे पूछा जा रहा है वही वो क्वेश्चन उसी तरह का आएगा। उस फॉर्मूले के बिहाफ पे कोई भी पैरामीटर को मिसिंग कर सकता है और बाकी का वैल्यू दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया रहेगा, वो आप यूज़ करिए और उसको फिर कैलकुलेट करिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंप्रेशन पूछ रहे थे कि अगर फ्रिक्शन नहीं आया तो कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, और फ्रिक्शन हुआ तो कितना कंप्रेशन होगा, तो हमने दोनों करके दिखाया। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ था। ऐसा भी तो हो सकता है कि खाली ये देखे भाई कंप्रेस इतना हो रहा है, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान करिए और नोट कर लीजिए। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पर रहने देते हैं।